हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह खुश होंगे, जिंदा दिल होंगे, मस्त होंगे एकदम, और अपनी पढ़ाई खूब जम करके कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ मैं आपका अमन सर एक बार पुनः आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके शानदार सेशन और इस शानदार यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल। और यही आशा करता हूं कि आप सब लोग अपनी पढ़ाई एकदम खूब जम करके कर रहे होंगे और खूब मन लगा करके कर रहे होंगे। तो आज का जो चैप्टर है बाबू, वो बहुत शानदार सेशन है, क्योंकि बचपन हम लोगों ने यही से स्टार्ट किया था। अक्सर जैसा कि आज आपका चैप्टर का नाम है अक्षर ज्ञान, तो सच बताएं तो बचपन में जब हम लोगों ने अक्षर ज्ञान सीखा है तो सबसे पहले हमारी मां के द्वारा ही सीखा होगा। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग समय था और सच बताएं तो बहुत ही दिलचस्प था। और एक बात बता दें आपको कि वो जो मोमेंटम होता है वो हर बच्चे के लिए एकदम बेहतरीन होता है और शायद वो हर मां के लिए भी बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम मोमेंट होता है। इसलिए मैं आज के इस सेशन में जरूर बात करना चाहूंगा कि ये जो शानदार सेशन है, आज हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। और यह हमारे गोधुली के पद्य खंड से लिया गया पार्ट है और आज हम लोग अक्षर ज्ञान पर ही बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इसकी लेखिका के बारे में बात करेंगे पूरा का पूरा डिटेल में, और साथ ही साथ पूरी की पूरी अभ्यास प्रश्नावली। कुल मिलाकर के बाबू आज के इस शानदार सेशन में हम पूरा ये पाठ आपका हम खत्म करने वाले हैं वन शॉट में। पूरा का पूरा खत्म करेंगे। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, एकदम बिंदास रहें और मौज से एकदम देखते रहें सेशन को और अंत तक जुड़े रहें। और मैं यही आशा करता हूं कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इससे बेटा क्या होगा, इससे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करने में पॉसिबल हो जाएंगे, और फिर जब कमेंट करेंगे तो फिर पढ़ाई का मजा तो थोड़ा सा डबल मजा हो ही जाता है कि नहीं। तो मैं यही आशा करता हूं कि जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्लीज बाबू ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लिया करिए और लाइक कर लिया करिए। इससे क्या होगा, इससे जो आपके साथी हैं, जो भाई बंधु हैं, जो मित्र हैं, वो भी आपके सेशन में जुड़ जाएंगे और भी मजा आएगा। और फिर साथ में जब पढ़ोगे तो एंजॉयबल होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल का, ये प्लेटफॉर्म सारे सब्जेक्ट की तैयारी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर करवाता है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, बिंदास रहें, और सारे कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करता है। और आप भी जानते हैं ये बात कि जो हमारी ये पीडीएफ होती है, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल डीएलएस एजुकेशन मंटू सर और डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल पर जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रही पूरी की पूरी जानकारी आपको, और सेशन के अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि पूरी की जानकारी आपको तभी मिल पाएगी जब आप सेशन के अंत तक जुड़े रहें। और कहा जाता है ना कि अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, और यह भी कहा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए। आधे ज्ञान में ही लोग उभरना शुरू कर देते हैं, जैसे लगता है कि हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं। तो ये चीजें आपको नहीं करना है, पूरा का पूरा संपूर्ण ज्ञान लेकर के जाएं। आधा अधूरा ज्ञान मत छोड़िए बीच में, वो बड़ा खतरनाक होता है। इससे अच्छा है कि आप अज्ञानी ही बने रहें। तो चलिए बिना विलंब किए हुए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं आज, और बात करते हैं आज की लेखिका की। लेखिका आपकी हैं अनामिका जी, और इन्हीं के द्वारा लिखा गया ये पंक्ति है, ये पद्य है। इनकी जैसे अगर घटना की बात करें, इनके बारे में चर्चा अगर हम करें, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके समकालीन हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवयित्री हैं अनामिका। अनामिका जी आपकी हिंदी में एक अलग पहचान रखने वाली कवयित्री हैं। अब जो कवि होते हैं वो कवि कहलाते हैं, और जो महिलाएं होती हैं उनको कवयित्री कहा जाता है। और इनका जन्म बेटा 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। ये भी भैया हमारी बिहार की हैं, तो समझ सकते हैं विशेषताएं तो बहुत ज्यादा होंगी। और उनके पिता श्याम नंदन किशोर हिंदी गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। तो कुल मिलाकर के इनका बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रांग था हिंदी विषय को लेकर के। तो निश्चित सी बात है कि ये इनके अंदर ये प्रकाट्यता तो होनी जरूरी थी। और अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया और वहीं से पीएचडी की उपाधि पाई। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही एमए किया इंग्लिश से, और साथ ही साथ वहीं से जो है इनको उपाधि भी मिल गई, किसकी, पीएचडी की। और संप्रति वे सत्यवती कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका हैं। और इस समय वे क्या है भैया, दिल्ली विश्वविद्यालय और सत्यवती कॉलेज में क्या है भैया, ये अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका भी रही। इन्होंने पढ़ाया भी है अंग्रेजी। और अनामिका कविता और गद्य लेखन में एक साथ सक्रिय हैं। अनामिका जी जो आपकी कवित्री हैं, ये गद्य लेखन में और आपकी कविता दोनों में ये एक साथ सक्रिय रही, मतलब इन्होंने दोनों में रचनाएं की हैं। तीसरा पॉइंट, वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती हैं। भैया ये बाइलिंगुअल हैं, इनको दोनों भाषाओं का ज्ञान भरपूर मात्रा में है। और आगे कहती है कि उनकी रचनाएं हैं काव्य संकलन। काव्य संकलन में इनकी रचना है गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप आदि। और इनके द्वारा आलोचना लिखी गई है पोस्ट एलियट पोएट्री,
श्वेतत्व का मानचित्र आदि। और संपादन के बारे में बात करती हैं तो कहती हैं औरतें, कहती हैं औरतें। और काव्य संकलन की बात करें तो अनामिका को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार भी मिल चुका है, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी मिल चुका है, और गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार भी ये प्राप्त कर चुकी है। ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। देखा जाए तो बहुत सारे पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुकी हैं। ये श्रीमती जी काफी ज्यादा पुरस्कारों से पुरस्कृत हैं और एक कवयित्री और लेखिका के रूप में अनामिका अपने वस्तुपरक समसामयिक बोध और संघर्षशील वंचित जन के प्रति रचनात्मक सहानुभूति के लिए जानी जाती हैं। किसके लिए? ये अपने वस्तुपरक समसामयिक बोध, जो कि आज के समय में जो समय चलता रहता है उसके ये जो ज्ञान हो, और संघर्षशील वंचित जन के प्रति जो लोग संघर्ष करते हैं और कई चीजों से अपनी वाक प्रचुरता या उनकी जो सहनशीलता के साथ आगे ना बढ़कर के वो अपने जितने भी संघर्ष कर ले बेचारे फिर भी वो वंचित रह जाते हैं। जो चीजों को जिन चीजों को पाना चाहते हैं वो उससे दूर ही रह जाते हैं, वो सही जगह पर सही चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते, और रचनात्मक सहानुभूति के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने रचनात्मकता के क्षेत्र में सहानुभूति भी दिखाई, किसी के प्रति प्रेम को भी अपने प्रकट किया, और स्त्री विमर्श में सार्थक हस्तक्षेप करने वाली, और जहां पर स्त्री विमर्श हुआ वहां पर इन्होंने सार्थक के तौर पर हस्तक्षेप भी किया। अनामिका अपनी टिप्पणियों के लिए भी उल्लेखनीय है, और इनकी जो टिप्पणियां रही हैं वो भी काफी ज्यादा लोक प्रसिद्ध रही हैं। देखा जाए तो प्रस्तुत कविता समसामयिक कवियों की चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला, किसकी? समसामयिक कवियों की। जैसे कि समय के अनुसार जो कवि लिखते रहते हैं उन्हीं में से एक कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से यहां ली गई है। वहीं पर यह रचित की गई थी कवि ने कहा रचना से, और यह यहां पर संकलित वहीं से की गई है। और प्रस्तुत कविता में बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण जो कि बच्चे सीखते हैं वहां के कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण द्वारा कवयित्री गंभीर आशय व्यक्त कर देती है। और यहां पर कवयित्री ने कौतुकपूर्ण तरीके से यहां पर स्पष्ट किया है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे अपने आप को स्पष्ट करते हैं, बच्चे किस प्रकार से अक्षर ज्ञान का बोध कर पाते हैं, कैसे अक्षरों को पहचानते हैं, कितनी उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यही सारी बातें वहां पर उस कविता के माध्यम से इन्होंने जिक्र किया है। तो बेफिक्र रहें, अंत तक जुड़े रहें, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है इस सेशन में। आगे देखते हैं बाबू, आगे कविता की बात करते हैं अक्षर ज्ञान की। तो कहती हैं चौखटे में नहीं अटता बेटे का का। चौखटे बोले तो जो स्लेट होती है ना, स्लेट जिसपे बच्चा लिखता है, आप भी छोटे होंगे तो इस पर चौक से लिखा होगा आपने, हमने तो लिखा है भाई, आप लोगों ने लिखा है कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये चौक से जब लिखते थे स्लेट पर तो कहती है चौखटे में नहीं अटता बेटे का का, अर्थात जब छोटा बेटा होता तो भैया वो बड़ा बड़ा ऐसे लिखता है और ऐसा लगता है कि यह अटेगा नहीं, उसमें समाएगा नहीं, उसमें आएगा नहीं। और यही बात ये कहती है, अब फिर बेटा ऐसे लिखता है का, ऐसे ऊट पटांग सा का लिखता है, जब छोटा होता है तो ऐसे ही तो लिखता है वो। और यही बात ये कह रही कि चौखटे में नहीं अटता बेटे का का, बिल्कुल नहीं अटता जी, और कबूतर ही है ना। और फिर पूछती है कि का से कबूतर ही है ना, बच्चा कहता है कि का से कबूतर ही है ना, कंफर्म नहीं होता, उसे पता नहीं होता, और फुदक जाता है जरा सा पंक्ति से उतर जाता है, और खट से जैसे आधा लिखा नहीं कि तुरंत दूसरी लाइन पर लिख देता है, छोड़ देता है, वो लिखता उखता नहीं है। और अगर कुछ बोलोगे कि ऐसा नहीं ऐसा तो गुस्सा आ जाएगा, नाराज होगा, नहीं लिखेंगे चाहे जो कर लो, आपकी मर्जी है तो मेरी भी मर्जी, मैं नहीं लिखूंगा चाहे जो करना हो कर लो, भड़क जाता है। उसका खा पंक्ति से उतर जाता है, कैसे? उसका खा। अब भाई खा लिखना हो तो आप ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो उठ पटांग सा लिखता है, वो क्या करता है पंक्ति से ही उतर जाता है, कभी खा ऐसे लिखेगा कभी ऐसे लिखेगा, उठ पटांग सा आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे लिख रहा है। खरगोश की खालिस बेचैनी में गमले सा टूटता हुआ उसका गा। और खरगोश, खा से खरगोश जैसे हम लोग बचपन में उसको पढ़ा देते हैं तो खरगोश की यादों में ही खो जाता है, उसी में खोया रहता है कि हाँ यार खा से खरगोश ही होता है। और गमले सा टूटा हुआ उसका गा, और जैसे गमला टूट सा जाता है ना वैसे उसका गा टूटा टूटा सा रहता है। अरे ससुरा ऐसे कहीं लिखेगा कहीं ऐसे लिखेगा, ससुरा ये गा लिखा है कि का लिखा है पता नहीं, पाई लिखा है, समझ में नहीं आता, और ऐसे ही लिखता है। अब भाई बच्चा ही तो है, उसे क्या पता चीजों के बारे में। आगे घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घा, और घा इसे लिखेगा ससुरा, दिखेगा कि लुढ़कता हुआ चला जा रहा है,
कवियत्री जी लिखती हैं, आगे कहती हैं अंगा पर आकर थमक जाता है। और जब वो अंगा लिखता है ना, वो जैसे थमक सा जाता है, थमक सा जाता है, रुक जा जाता है, उससे नहीं सजता है अंगा। और भाई अंगा वो ढंग से नहीं लिख पाता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, अंगा वो नहीं लिख पाता है। 4 बार नहीं 5 बार कोशिश करता है, लेकिन अंगा उससे नहीं बनता है। और अक्सर आप डांटते भी हैं इस बात को लेकर के। आगे, अंगा के डा को वह समझता है मां। जैसे अंगा और डा में नहीं समझ पाता, वैसे वो समझता है कि ये मां है। जैसे मां के बारे में वो नहीं समझ पाता ना, ठीक वैसे अंगा और डा में उसको अंतर नहीं दिख पाता, अंतर नहीं निकाल पाता। और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। और उसको लगता है कि जैसे डा लिख दिया आपने, फिर अंगा होता है, तो उसको ये लगता है कि ये जो बूंदी है या उसके बगल में उसके गोदी में बैठा हुआ उसका बेटा है। उसको ऐसा लगता है गोदी में बैठा उसका बेटा है। और मां बेटे साधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में। और भैया उससे मां बेटे समझ में नहीं आते, वो अनवरत कोशिश करता है, अनर्थक कई बार करता है, लेकिन वह सही से नहीं लिख पाता, सही ढंग से नहीं लिख पाता, वो बिल्कुल नहीं लिख पाता सही ढंग से। आगे देखो, उसके आ जाते हैं आंसू। और बाबू इतनी बार कोशिश अगर करेगा कोई बच्चा, तो भाई आंसू तो आज अभी छोटा ही तो है, उसे कोशिश का सही हिस्सा नहीं पता, सही का नहीं पता कोशिश का। और पहली विफलता पर छलके ये आंसू हुई। और जब वो पहली बार हार जाता है कि अंगा और डा में उसको समझ नहीं आता, जब पहली बार उसके आंसू आ जाते हैं, शायद प्रथमा अक्षर सृष्टि की विकास कथा के। और यही इसकी सृष्टि के विकास के पहली कथा है, पहले अक्षर है। जब उसके आंसू आ जाते हैं, जब वो पहला अक्षर सीखता है, तब लगता है कि सृष्टि के विकास के लिए पहला अक्षर इसने यही चुना है और इसी से सृष्टि का विकास हो सकता है। तो कुल मिलाकर के इस पंक्ति से आपकी कवियत्री जी यह दर्शाना चाहती हैं कि जो बच्चा होता है छोटा, वो इतना संघर्ष करता है, इतनी गलतियां करता है। और इसे आपको जीवन में सीखना चाहिए कि बच्चा इतनी बार गलती करने के बाद भी निरंतर प्रैक्टिस करता रहता है, निरंतर अभ्यास करता रहता है। और यही बात कहा गया है ना, करत करत अभ्यास ते और जड़मत हो तो सुजान और रसुरी यावत जात से सिल पर परत निशान। अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहें, तो एक रस्सी के माध्यम से आप जो कुएं की घिरनी होती है, पत्थर की बनी होती है, लेकिन उस पर लकीर आ जाती है। क्यों? करते करते ऐसे अभ्यास करते रहने से। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप निरंतर प्रैक्टिस करते हैं तो एक परफेक्ट आदमी बन सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जिस क्षेत्र के लिए आप कार्य कर रहे हैं उसमें आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो निश्चित सी बात है, ये आपकी सारी कविताओं के आपकी पंक्तियां हैं। तो ये पूरी की पूरी कविता रही आपकी। अब इस कविता में थोड़ा सा आप और ये समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के यहां से स्टार्टअप कब होता है, जब छोटा बच्चा होता है, उसको अक्षर का ज्ञान नहीं होता, उसको मां सिखाती है। और मां सिखाती तो उसको कैसी कैसी होती कि भैया गलतियां कई बार करता है, उसको कावा नहीं पता होता, खा नहीं पता होता, गा नहीं पता होता, घा नहीं पता होता, अंगा नहीं पता होता, फिर भी वह निरंतर प्रयास करता है। क्यों? सीखने की लालच में, कि क्या पता सीख जाऊं। तो बस यही लालचपन आपके अंदर होना चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए, वो ललक, वो जज्बा, वो जोश आपके अंदर होना चाहिए, जुनून होना चाहिए सीखने का। तो आप निरंतर चीजों को सीख सकते हैं। इस बात का हमेशा आप ख्याल रखें। और खरगोश की खालिश बेचैनी में, और जैसे खा से खरगोश जब वो लिखता है तो वह इसी में बेचैन रहता है, इसी में वो पनपा रहता है। तो ये पूरी की पूरी पंक्तियां बच्चों के ज्ञान को, अक्षर ज्ञान पर ही आश्रित हैं, जैसा कि आपने शीर्षक भी पढ़ रखा है। और अंगा के डा को वह समझता है मां, जैसे अंगा और डा को वह अंतर नहीं कर पाता, और उसको लगता है कि अंगा के बगल में जो बिंदी है वह क्या है, उसके गोद में बैठा उसका बेटा है। और मां बेटे सदते नहीं उससे मां और बेटे ये समझ में नहीं आते बिंदी उंदी, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। और जब ये निरंतर प्रयास करता है तो वह अंततः हार करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही, जब वो पहली बार हारता है, इस विफलता पर ही उसके छलके आंसू ही शायद प्रथम अक्षर सृष्टि की विकास कथा के। और शायद यही है सृष्टि के विकास के प्रथम अक्षर, निश्चित तौर पर। अब ये रही पूरी की पूरी कविता, क्योंकि कविता आपकी छोटी है। अब हम आगे बात करते हैं आपकी अभ्यास प्रश्नावली पर। इसमें बात करेंगे, कविता में 3 उपस्थितियां हैं, स्पष्ट करें कि वे कौन कौन सी हैं। 3 उपस्थितियां कौन कौन सी हैं आपको देखना है। इसमें प्रवेश, बोध और विकास 3 उपस्थितियां हैं। प्रवेश है, बोध है और विकास है। कौन कौन सी हैं जी? प्रवेश,
बोध और विकास, तीनों चीजें इसमें स्पष्ट हैं। कैसे? जैसे प्रवेश, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, अपने शैशवावस्था से थोड़ा सा बचपने में आता है, तब वह प्रवेश करता है किसमें? बचपन में। थोड़ा सा बड़ा होता है तो बचपन में प्रवेश करता है, और बोध उसको होता है किसका? अक्षर ज्ञान का। उसका बोध किसका होता है? अक्षर का। और ठीक जब उसको अक्षर का ज्ञान हो जाता है तो उसका विकास होता है, तभी तो उसकी बुद्धि विकसित होती है, तभी तो उसकी बुद्धि जो है विकसित होगी जब उसको ज्ञान होगा। तो कुल मिलाकर के कविता में तीन उपस्थितियां हैं, किसकी किसकी? प्रवेश, बोध और विकास का। और प्रवेश वह करता है किसमें? आपके बचपन में, और बोध होता है उसको अक्षर का, और फिर विकास होता है उसके मस्तिष्क का। पूर्ण विकास उसका आरंभ हो जाता है यहीं से, जब उसको अक्षर का ज्ञान होता है। क्लियर है बाबू? सारे बच्चे बताएं जी। अंत में इसका विकास क्रम उपस्थित होता है, निरंतर आगे बढ़कर के अक्षर का मूर्त रूप देने का प्रयास सफल होता है, और यही सफलता, यही इसी क्रम में, इसी विकास के क्रम में यह आगे बढ़ता रहता है। क्लियर है जी? शाबाश बाबू। तो ये तीन चीजें, तीन मुख्य चीजें हैं, प्रवेश, बोध और आपका विकास। कविता में का विवरण स्पष्ट करें। अब का विवरण आपको स्पष्ट करना है। कैसे? अब शुरू में क्या करता है कि जब का लिखता है, जब आप लिखेंगे इसको तो सबसे पहले करेंगे कि कविता में का विवरण, जब ये का लिखता है स्लेट में तो आता नहीं है, ये पूरा उसमें आता नहीं, स्लेट से बाहर रहता है, ये उससे बाहर लिखा जाता है क्योंकि बहुत बड़ा अक्षर लिखता है, और ये फिसल जाता है। और ये मन में शुरुआत में क्या सोच के चलता है कि का से कबूतर, ये अपने मस्तिष्क में बैठा करके रखता है कि भैया का से कबूतर होता है, और लिखने का प्रयत्न, अथक प्रयास करता है। तो कुल मिलाकर के इसका विवरण यही है कि ये का से लिखना प्रारंभ करता है और का पर ही बात करता है, और का को जब लिखता है तो ये चीजों को स्पष्ट अलग तरीके से लिखता है, और जब अभ्यास पुस्तिका का चौखट जो है छोटा पड़ जाता है। और देखा जाए तो जब ये का से कबूतर मान करके प्रतीक रूप में अक्षर बोध कराने का जो सरलतम मार्ग चित्रण करता है, साथ ही बालक जो करता है क्या कि कबूतर का फुदकना प्रकट करता है, इसी प्रकार जो है का की चर्चा इसमें की गई है। क्लियर है बाबू सारे बच्चे? शाबाश। आगे, खालिस बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? खालिस बेचैनी जो है खरगोश की है। किसकी है बाबू? खरगोश की है। और सीख कर खा सीखने में कर्म पथ पर अग्रसर होता हुआ साधक की जिज्ञासा की बात करता है। अर्थात बेचैनी का अभिप्राय है कि आगे बढ़ने की लालसा, जिज्ञासा एवं कर्म में उत्साह। बेचैनी का मतलब क्या है? आगे बढ़ने की लालसा, जिज्ञासा व कर्म में उत्साह। आप कर्म करने के लिए एकदम उत्साहित हैं, एकदम उत्साहित हैं, एकदम आप तत्पर हैं कर्म के लिए। किसके लिए बाबू? कर्म के लिए। तो कुल मिलाकर के आपकी खालिस बेचैनी किसकी है भैया? खरगोश की है। इसको लिख लीजिए, खरगोश के लिए है। क्लियर है बाबू? तो ये रही आपकी पूरी बात। और तीसरी चीज आपको मैं बता दूं, आपको मैं यहां समझा दे रहा हूं इन सारे प्रश्नों को मौखिक तौर पर। बाकी अगर आप देखना चाहेंगे तो आप डीएलएस एजुकेशन सर्च करेंगे, डीएलएस एजुकेशन, वहां पर आपको पीडीएफ के साथ, वहां पर आपको इसका मिल जाएगा पूरा का पूरा रिटन सॉल्यूशन। गूगल पर करने पे मिलेगा आपको ये, जब गूगल करेंगे, ठीक है जी, वहां पर आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, डीएलएस एजुकेशन पीडीएफ सॉल्यूशन। आगे देखते हैं, बेटे के लिए अंगा क्या है और क्यों? बेटे के लिए अंगा जो है ये माँ बेटे का कार्य करता है, और ऐसा लगता है कि जो बिंदी है उसके गोद में बैठा हुआ बेटा है। यह बेटा, लड़का क्या समझता है? बेटा यही समझता है कि यह क्या है? बिंदी है, ठीक है जी। और ये क्या देती है? इसको गोद में बैठा करके वात्सल्य देती है, इसको अपना प्रेम देती है। और ये प्रेम देने के साथ साथ क्या करता है? ये कठिनाइयों का सामना करता है, और विफलता का मुंह देखता हुआ क्या करता है? कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ता है, और अंततः स्थिरता आ जाती है इसमें। कहां? अंगा भी का से लेकर घा तक सीखने के क्रम के बाद आता है। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कर्मरत बालक मां की गोद में स्थिर हो जाता है, जैसे कर्म करता हुआ जो बालक होता है वह क्या करता है? मां की गोद में स्थिर हो जाता है, वहीं पर रुक जाता है। बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? भैया बेटे के आंसू कब आएंगे? जब वह मां से दूर होगा, निश्चित सी बात है। जब वह संघर्षशीलता का चित्रण करता है, सीखने के क्रम में कठिनाइयों का सामना करता है,
और अंगा सीखने के प्रयास का कठिन हो जाता है और फिर कर्म पथ पर वह आगे निरंतर बढ़ता रहता है और मां के निकट जब आता है तब स्नेह का आश्रय पाकर ममत्व के निकट होकर रो देता है। और जैसे का से लेकर के शुरुआत करता है अंगा तक, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की और वो सीख नहीं पाया का से घा तक, लेकिन जब वह अंगा तक आता है तो उसकी ममता जो है जागृत हो जाती है उसके अंदर की। उसको लगता है कि ये जो बिंदी है यह मां के रूप में गोद में बैठा हुआ है। और ये यही कहता है कि आंसू इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि का से घा तक ये बहुत मेहनत करता है और बहुत मेहनत करने के बाद एकदम त्रस्त हो जाता है, परेशान हो जाता है और लास्ट में इसको मां की ममता का एहसास होता है। और जैसे ही मां की ममता के छांव में आता है, ममत्व में आता है, यह क्या करता है, रो देता है। कविता के अंत में कवित्री शायद अव्यय का क्यों प्रयोग करती है, स्पष्ट कीजिए। अब शायद अव्यय का यहां पर प्रयोग क्यों हुआ है, आपको इसको स्पष्ट करके चलना है जी। अब यहां पर पूर्ण सत्य है कि प्रस्तुत कविता में अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया एक चित्रात्मक शैली में की गई है और सृष्टि के विकासवाद का सूत्र उपस्थित हुआ है। यहां कविता के अंत में कवित्री शायद अव्यय का प्रयोग स्पष्ट करना चाहती है क्योंकि जो अक्षर ज्ञान में बच्चों को मशक्कत करनी पड़ी है वही मशक्कत सृष्टि के विकास में करना पड़ सकता है। हो सकता है कि सृष्टि की आगे की गति में भी इसको यही मशक्कत करनी पड़े। हो सकता है कि इसको सृष्टि जब आगे चलाना हो, इसको जब आगे उन्नति करना हो तो इसको यही मशक्कत झेलनी पड़े, जैसे इसने अक्षर के ज्ञान में मशक्कत झेली। तो कुल मिलाकर के यहां हम कह सकते हैं कि यहां पर शायद अव्यय का विकास यही है। यहां पर बात इसलिए की गई कि जैसे अक्षर ज्ञान को सीखने में इसको बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ी, वैसे शायद सृष्टि के ज्ञान में भी इसको उन्नति करने के लिए अक्षर ये शायद अव्यय का प्रयोग कर सकते हैं। यही एक कारण है कि शायद अव्यय का प्रयोग यहां पर हुआ है। कविता किस तरह एक सांत्वना और आशा जगाती है, विचार करें। अब यहां पर सांत्वना और आशा की बात करें अगर, तो हम कह सकते हैं कि सांत्वना और आशा सफलता का मूल मंत्र है। अगर हम देखें किसी को अगर सांत्वना दे दें और आशा दे दें तो यह क्या है, यह एक मूल मंत्र नहीं है, क्योंकि अगर व्यक्ति में आशा आ गई तो वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाएगा और सांत्वना आ गई तो उसके मन को वो संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ भैया हम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि तब उसे उत्थान, जब विकास व्यक्ति में प्रवेश करता है तो निश्चित सी बात है उसे उत्थान पतन के मार्ग से गुजरना पड़ता है। अगर वह विकास के पथ पर चल जाए तो निश्चित सी बात है उसे विकास और उत्थान और पतन के मार्ग पर चलना पड़ सकता है। हो सकता है इसका उत्थान भी हो सकता है और इसका पतन भी हो सकता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मां होती है वह ममता के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे पाती और आशा का बोध कराते हुए शिशु को कोमलता प्रदान करती है और इसी कोमलता में शिशु का प्रयास सफलता के चरम सीमा पर स्थापित करता है। और देखा जाए अंततः जब वह विकास करके कहां तक पहुंचती है, सफलता के चरम सीमा तक पहुंच जाता है। अब गमले से टूटता हुआ उसका गा, इसकी व्याख्या करना है। अब उसकी व्याख्या कहने का आशय यह है कि जब वह प्रस्तुत पंक्तियां, ये व्याख्या आपकी अक्षर ज्ञान से लिया गया है, पाठ्य पुस्तक के अक्षर ज्ञान शीर्षक से उद्धृत है और प्रस्तुत अंश में हिंदी साहित्य के समसामयिक कवयित्री अनामिका ने अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण संघर्षशीलता का मार्मिक वर्णन किया है कि अक्षर ज्ञान को सीखते समय शिशु को कौन कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, क्या क्या समस्या झेलनी पड़ती है। और आगे अगर देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि गा को सीखना गमले की तरह नाजुक है जो टूट जाता है। गा को जब ये सीखता है तो कैसा है, ये गा गमले की तरह होता है जो कि टूट जाता है, इससे बिखर सा जाता है। और इस पंक्तियों के माध्यम से यही दर्शाना चाहता है, कवि यही दर्शाना चाहती हैं कि अर्थात गमले की ध्वनि से बच्चा गा सीखता है और घड़े की ध्वनि से घा सीखता है। जब गमले की ध्वनि से वह गा सीखता है और घड़े की ध्वनि से घा सीखता है, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घा। तो कुल मिलाकर के जैसे गा से गमले की ध्वनि से वह गा सीखती है तो जैसे घड़े से घा सीखता है। आगे चलते हैं, इस पंक्ति में बात करते हैं नेक्स्ट पे। कवयित्री बिहार की है और शिक्षक की सहायता से बिहार की अन्य समसामयिक कवित्रियों की सूची तैयार करें। तो आपको इसका तैयार करना है सूची कि कवयित्री जी आपके बिहार की हैं और इनके बारे में आपको लिख के आना है। बाकी कहीं डाउट होगा तो जरूर बताएं और अपने संपर्क के किसी एक शिशु को अक्षर ज्ञान कराएं और उस दौरान के अपने अनुभव के आधार पर एक टिप्पणी लिखें। आप छोटे शिशु को जो है अक्षर का ज्ञान कराइए, उसे सिखाइए, उसे का से ज्ञान तक, आ से लेकर आ, छोटा आ, ABCD वगैरह सिखाइए और फिर देखिए आपका अनुभव कैसा रहा। अक्षर ज्ञान कराएं उसे, अक्षर का ज्ञान दीजिए उसे और फिर देखिए कि कैसा रहा। ठीक है,
आगे चलते हैं। निम्नांकित भिन्नार्थक शब्दों के वाक्य प्रयोग करते हुए भिन्न अर्थ प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट करें। जैसे चौखटा और चौखट का क्या मतलब है? अब इसका अर्थ दे दीजिए तो क्या हो जाएगा कि चौखट चौखट कैसे, बेटा बाट, खालिस खालिस, ये सब क्या है? अब जैसे चौखट है तो वह चौखट पर खड़ा है, चौखटा का अर्थ चौखट, वह चौखट पर खड़ा है। बेटा बाट अर्थात चौखट दूर गया, चौखट दूर गया अर्थात बेटा वह राम का बेटा है और बाट तुम किसकी बाट खोज रहे हो। जैसे बेटा वह राम का बेटा है और बाट तुम किसकी बाट खोज रहे हो। खालिस और खालसी की बात करें तो वह खालिस बेचैनी में है, वह खालिस बेचैनी में है। और खलासी और खलिश ये क्या होते हैं जी? ये होते हैं खलासी। बस का खलासी भाग गया, उसके खलिश का क्या कहना? बस का खलासी भाग गया और उसके खलिश का क्या कहना? आगे जैसे थमना और थमकना और थामना, थमना थमकना और थामना, तो उसका पैर थम गया, पैर थमकना अच्छी बात नहीं है और उसने ईश्वर का दामन थाम लिया। थामना मतलब उसने ईश्वर का दामन थाम लिया। अब साधना, सधना, साधना और साध, तीनों में क्या है? सधना का हो जाएगा उसने अपनी साधना पूरी कर ली, उसने अपनी साधना पूरी कर ली। और सगना का क्या हो जाएगा? उसका काम सध गया, सगना का उसका काम सध गया। और साध का हो जाएगा उसने अपना काम साध लिया। गोदी गद्दी, भाई मां की गोदी सबसे प्यारी होती है और गद्दी, सबको राजगद्दी की लालच है। और गाद, गाद की अगर बात करें तो कहानी, कड़ाई में गाद बैठा हुआ है, कड़ाही में गाद बैठा हुआ है। कोशिश, कशिश, कोशिश, कोशिश भरपूर करनी चाहिए। कशिश, भाई उसका नाम कशिश है, या फिर कशिश को आप कह सकते हैं उसकी कशिश देखने में बनती है, उसकी कशिश, उसकी सुंदरता देखने में बनती है, उसकी गढ़ावट, गढ़पन बहुत अच्छा है। विफलता और विकलता, कभी भी अपनी विफलता पर गौर मत फरमाइए, हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए और कभी भी किसी भी परिस्थिति में विकलता को मत धारण कीजिए, कभी विकल मत हो जाइए। या फिर मुझे इस काम में विफलता मिली है या उसकी विफलता बढ़ गई है, उसकी विकलता बढ़ गई है, इसका वाक्य प्रयोग करना था आपको। कविता में प्रयुक्त क्रियापदों का चयन करते हुए उनसे स्वतंत्र वाक्य बनाएं। अब जैसे क्रियापद का चयन करेंगे, जैसे अटता, या बक्सा चौखट में नहीं अटता। अटता का क्रियापद क्या हो जाएगा? या बक्सा चौखट में नहीं अटता। चौखट क्या होता है? वो दरवाजे क्या होता है चौखट, इसमें जब बक्सा क्रॉस कराते हैं तो शायद इसके बीच में नहीं आता, इसी को कहेंगे कि या बक्सा चौखट में नहीं अटता। फुदक, चिड़िया फुदकती है, चिड़िया फुदकती है। तीसरा लिख लीजिए आप, उतरना, बंदर पेड़ से उतरता है। और चौथा लिख लीजिए भैया, लुढ़कता है, गेंद लुढ़कता है, सगता, उससे या नहीं सधता। और मानता, वह अपने गुरु को भगवान मानता है। और छलक, आंसू छलक पड़े, उसके प्रेम और सौहार्द को देखकर मेरे आंसू छलक पड़े। तो ये आपके क्रियापदों का चयन करके आपने लिखा। अब निम्नांकित के विपरीत शब्द बताइए। जैसे बेटा, बेटा का विपरीत क्या हो जाएगा? बेटी। कबूतर का कबूतरी, माँ का पिता, माँ का बाप, उतरना का चढ़ना, टूटना का बनना, टूटना का बचना, और बेचैनी का, बंदनी का शांति, बेचैनी का शांति। अनवरत का क्या हो जाएगा बाबू? अनवरत का हो जाएगा आपका यदा कदा, कभी कभी। अनवरत मतलब हमेशा, तो यदा कदा मतलब कभी कभी। आंसू का क्या हो जाएगा? मुस्कान, हंसी। विफलता का सफलता, प्रथमा अक्षर तो अंतिम अक्षर, अंत्याक्षर। और अंताक्षरी खेलते हैं ना, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, वही अंत्याक्षरी, अंत्याक्षर। और विकास का क्या हो जाएगा भैया? विकास का हो जाएगा भैया आपका कथा, अंत कथा। और सृष्टि का हो जाएगा बाबू प्रलय। कथा का अंत कथा, और कथा का हो जाएगा अंत, और सृष्टि का क्या हो जाएगा बाबू? प्रलय। तो ये पूरी की पूरी सॉल्यूशन है आपका, और हमने ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका करवा दिया। और उम्मीद यही आशा करता हूं कि आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन ये समझ में आ गया होगा, हमने पूरा आपको बता दिया है। अब ये पार्ट बस इतना ही था। अब हमारी आपकी मुलाकात होगी आगे सेशन पर, क्योंकि हमने पूरी जानकारी आपको इस पार्ट से संबंधित दे दी है। तो आप पूरे सेशन को अटेंड करें और पूरी की पूरी पार्ट को तैयार कर लीजिए। ये पूरा का पूरा पूरा वन शॉट है बाबू, इसलिए अपनी तैयारी एकदम जोरदार तरीके से करते रहें, बस पढ़ते रहें शानदार। और पढ़ने के साथ साथ जो चीजें आगे बताई जा रही हैं और जो पीछे छूट रहे हैं उसका भी रिवीजन करते चले। ये नहीं कि जो आगे चल रही है तो पीछे का व्हाइट वॉश करते चलें, ऐसा नहीं करना है। आपको निरंतर अभ्यास करते चलना है और आगे बढ़ते रहना है।
ठीक है जी। तो मैं यही आशा करता हूं कि आज का ये पूरा सेशन आपको पूरा का पूरा शानदार समझ में आया होगा, और यही उम्मीद भी करता हूं कि आप सब इसको रिवीजन करके आप अच्छे से पढ़ लेंगे और नोट्स अपनी बनाते हुए चलेंगे। तो चलिए, मैं इसी आशा के साथ अपने इस सेशन को यहीं पर मैं समाप्त करूंगा, और मैं यही चाहूंगा कि जो बच्चे पहली बार जुड़े हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, और प्लीज बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, जिससे कि पूरी की पूरी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्लेटफॉर्म पर प्राप्त होगा। तो चलिए, अपनी तैयारी ऐसे भरपूर तरीके से, बेहतरीन तरीके से निरंतर करते रहें। अब अपने अमन सर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। आपका ये यूट्यूब चैनल डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल आप सबका, हमारी तरफ से, इस चैनल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन के अंत तक जुड़ने के लिए। अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।